मास्टरमाइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी विद्यार्थियों का मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमारा एक चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे क्लास 10th साइंस में है। आज हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमारी कई वीडियो हैं, कई हमारे लेक्चर हैं जो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके पढ़े हुए हैं। इसको भी हम समझेंगे, आज थ्योरी पार्ट देखेंगे और फिर उसी के बाद में हम हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम ये है, हम लोग अच्छे से देखें। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है आप पूछिए। एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा को देखेंगे। सबसे पहला काम हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका और भी बेसिक देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज पर आते हैं। तो सबसे पहला काम ये है, अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर आ जाएं, आइए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। और जब हमको इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा तो फिर इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कर लेंगे। देखिए, होता क्या है, हमारे पास अगर कोई भी ऐसे टू ऑब्जेक्ट्स हैं, टू बॉडीज हैं जिनको हम लोग रब्ड करें, जब रब करेंगे तो रब करने के बाद क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में एक एनर्जी आती है। और जब एनर्जी आएगी तो वही एनर्जी हमारे पास चार्ज के फॉर्म में होगी। मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को अगर हम रब कर रहे हैं तो आफ्टर रबिंग क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वही हमारे पास चार्ज के फॉर्म में होगा। आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि जो चार्ज हमारे पास होगा, मोस्टली सभी लोगों को ये मालूम है, चार्ज दो होते हैं, पॉजिटिव और चार्ज हमारे पास डबल हो जाएंगे। एक हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव, एक हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव की जो वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज आप लोगों को मालूम होगा। इलेक्ट्रॉन का यही चार्ज अगर आएगा तो माइनस का 1.6 माइनस का 19 कूलम। अगर यही हमारे पास न्यूट्रॉन की बात आ जा रही है तो न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। मतलब कहने का ये हो गया, मैंने आपको बताया चार्ज क्या होगा, जब हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को हमने लिया, उसको रब्ड किया, बॉडीज रब्ड किया, और रबिंग करने के बाद में उसमें जो भी हमारे पास आ रहा है वह हमारे पास चार्ज के फॉर्म में आ जाए। चार्ज आपको मालूम होगा प्लस होगा और माइनस होगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे पास, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जिन पर प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज नेगेटिव होगा और न्यूट्रॉन में हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और इनकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 1.6 × 10⁻⁹ और चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। देखिए, ध्यान देना है, यहीं से अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ आप वैल्यू लिखेंगे, उसका प्लस या माइनस जो नेचर है वो नहीं लिखेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन में सिर्फ वैल्यू लिखेंगे, प्लस या माइनस उसका नेचर नहीं लिखेंगे। जब कभी भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है तो ये आपको ध्यान देना है कि जब मैग्नीट्यूड की बात कहेगी तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिर्फ वैल्यू। देखिए, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पेपर में कई बार आया है कि व्हाट डू यू मीन बाई द Q1 + Q2 = 0। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई Q1 + Q2 0 इसलिए हो जाएगा जब Q1 की वैल्यू भी हमारे पास Q आ जाएगी और Q2 की वैल्यू भी Q होगी। मतलब दोनों चार्जों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा इक्वल होगा, लेकिन उसका नेचर क्या होगा, अलग अलग। मतलब एक चार्ज हमारा पॉजिटिव नेचर का रहेगा, एक चार्ज हमारा नेगेटिव रहेगा। अगर आपने यहाँ पर LHS साइड में जब इनकी वैल्यू को रखा, यहाँ क्या आएगा, +Q -Q दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। इसका एक ही आंसर है। जिन लोगों ने इसको एक भी बार फेस किया तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका सिर्फ ये हो जाएगा कि व्हेन बोथ Q1 एंड Q2 आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बट नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट नेचर बट इक्वल मैग्नीट्यूड अगर रहेगा तो वी कैन आल्सो से दैट Q1 + Q2 = 0।
चार्ज, पहली बात तो आपको कुछ चीज़ें और मालूम होना चाहिए। मैंने चार्ज बताया, चार्ज को मैंने कहा प्लस और माइनस होगा। प्लस को हमने बोला पॉजिटिव, माइनस को हमने बोला नेगेटिव। मैंने आपको थोड़ा सा 9th लेवल पर अगर आप जाओगे, ये पहले से आपने पढ़ा भी होगा और आपने इस चीज़ का ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी भी हमारे पास कोई भी नेचर आएगा तो प्रोटॉन हो गया हमारे पास, या अगर हमारे पास प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन आएगा या न्यूट्रॉन आएगा, तो जो भी हमारे पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जब कभी भी आपके पास आ रहा है तो मैंने बताया प्रोटॉन पर चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस न्यूट्रॉन पर चार्ज आपका आ जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया ये हमारे पास हो गया। हम लोगों ने जाना कि प्लस हमारे पास है पॉजिटिव, माइनस हमारे पास नेगेटिव। एक मैंने रफली आपको एक क्वेश्चन बताया, आप लोगों को मालूम होगा प्लस एंड प्लस चार्ज, माइनस एंड माइनस चार्ज, ये हमारे लाइक चार्जेस होंगे जो हमेशा और हमेशा एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल होंगे। जबकि यहीं पर प्लस और माइनस आ गया या माइनस एंड प्लस आ गया, ये हमारा अनलाइक चार्ज हो जाएगा और अनलाइक चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से मालूम होंगी। चार्ज आपको पता होगा स्केलर है और चार्ज की जो यूनिट होती है वो हमारे पास कूलम होती है। चार्ज की जो यूनिट हो जाएगी वो हमको यहाँ से कूलम मिल जाती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसी के आगे का फ्लो आते हैं। देखिए यहाँ से आपको को समझते चलना है, जहाँ कहीं भी दिक्कत आएगी आप बताएंगे तो इसको हम ज़रूर समझाएंगे। आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, नॉर्मली अगर हम देखें तो बिल्कुल सिंपल हमारे पास है कि हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जब हमारे पास कोई भी ऐसा है, चार्ज का जो होता है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन द यूनिट टाइम। मतलब कहने का बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमारे पास आई की वैल्यू, फॉर्मूला भी लिखा है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। क्यू हमारे पास है चार्ज टाइम, हमारे पास जो भी वैल्यू है हम सिंपल कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक। चार्ज जो हमारे पास एसआई यूनिट हो जाएगी, करंट की वो एम्पियर हो जाएगी। अगर हम चाहें तो करंट की एक वैल्यू हमारे पास और भी आ सकती है। क्यों हमारे पास कूलम है और ये सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड भी जहाँ आएगा वो भी हमको यहाँ से करंट की वैल्यू या करंट की यूनिट ही देगा, क्योंकि कूलम जो होता है वो चार्ज की हो गई है यूनिट और जो टाइम होगा वो हमारे पास सेकंड हो जाएगा। तो जब कभी भी अगर हमको मिल रहा है, और आपको ये मालूम होना चाहिए, यही जो कूलम पर सेकंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा एसआई फॉर्म में करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर। आप लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 अगर हमारे पास मिली एम्पियर है 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, और 1 माइक्रो एम्पियर आएगा तो 10⁻6 एम्पियर आ जाएगा। ये सभी लोगों को मालूम होगा। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस पूछी जा रही है तो अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम हमेशा और हमेशा अमीटर का यूज करते हैं, जबकि करंट की डायरेक्शन को जो बताता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ये आपको पहले से भी क्लियर होना चाहिए और मैंने भी आपको बताया, तो एक तरह से आपका ये रिवीजन हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, हाँ जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी चीज़ है क्या, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वन विच इज द पॉजिटिव चार्ज मूव ऑर्डरली। ठीक, अब कहते हैं इंस्ट्रूमेंट कार्ड अमीटर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मैंने अभी बताया आपको, हमेशा आपको ध्यान देना है कि जब हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट को मेजरमेंट करने की बात आएगी तो हम लोग क्या ले लेंगे, अमीटर ले लेंगे। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात कहेंगे तो गैल्वेनोमीटर आएगा। और कहते हैं हमेशा आपको ध्यान देना है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू व्हिच द करंट टू बी द मेजर्ड। अक्सर पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, अमीटर को हम कहाँ लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे या कुछ और भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है हम हमेशा और हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हमारे पास एक आपको समझना है, एक हमने फिगर बना दिया। जैसे ये हमारे पास क्या है,
करंट है ना, ये हमारे पास करंट है, ये बैटरी है, ये बैटरी में आपको मालूम होगा ये टर्मिनल प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस टर्मिनल से करंट जा रही है, और हमारे पास ये देखिए अमीटर लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये हमारे पास प्लग की हो गई, ये बल्ब है। आपको एक सिस्टम बताया गया है कि भाई हमारे पास अमीटर हम किस तरह से उसका यूज करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर चलना है। ये हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, एक हमारे पास सर्किट डायग्राम है जो इस चीज़ को बता रहा है कि हमारे पास अमीटर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल्स होगा, जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले के बेस पर। चलिए देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ भी लेते हैं, वैसे अभी हम न्यूमेरिकल्स की एक अलग क्लास लेंगे जहां आपको अच्छे से हम बताएंगे। कह रहा अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट। देखिए थोड़ा सा हो सकता है कि हम आपको पढ़ा रहे हो, अगर आपको स्पीड लग रही है कि नहीं भाई बहुत तेज़ बोल रहे हैं, तो आप यूट्यूब में ऑलरेडी हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप स्पीड थोड़ा धीमे कर लो, और कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन हम लोग, वैसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व है, ठीक, हम इसको ना देखें, अपने आप से हमको देखना है कि भाई ये 1 एम्पियर है, एम्पियर में है, एम्पियर मतलब हो गया आई की वैल्यू जो हमारी 1 एम्पियर, ठीक। 20 मिनट दिया गया है, मतलब ये टाइम दे दिया गया है, मिनट है, मिनट को हमने चेंज कर लिया है सेकेंड में, तो ये हमारा आ जाएगा 1200 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा चार्ज पूछ रहा है, चार्ज का सिंपल फॉर्मूला है Q इक्वल टू आई टी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी इतनी, और हमारा फाइनली ये हमारा कूलाम में आंसर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है ना। वही इन्होंने यहाँ पर दिया है, देखिए अंतर क्या है, इनका सोल्यूशन पहले से लगा हुआ था, हम लोगों ने इस पैटर्न से लगाकर तब हमने देखा। हमारे पास जब कभी भी क्वेश्चन होगा, हमको मालूम है कि कूलम में अगर है तो चार्ज है, अगर हमारा टाइम दे दिया गया है तो वो सेकंड में रहेगा, एम्पियर है तो करंट है। एक नॉर्मल सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं। चलिए कूलम्स लॉ टॉपिक है, आइए इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान देगा करते हैं, जहाँ दिक्कत आ रही वहाँ पूछते हैं। कहते हैं कूलम्स लॉ क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो जब इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो वहाँ कूलम्स लॉ आया है, तो आपको समझना चाहिए कि कूलम्स लॉ क्या है। देखिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सबसे पहला काम तो कह रहे हैं अट्रैक्शन या रिपल्सन। इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं, समझने का तरीका ये है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक हमारे पास चार्ज है Q2, ध्यान देना है, हम हमेशा जब ऐसे चार्ज लेंगे Q1 Q2 जो पॉइंट चार्ज होंगे, मतलब स्मॉल होंगे और स्टेशनरी होंगे, हमने इनकी डिस्टेंस को R कंसीडर किया। आपको मालूम है कि एक फोर्स F अप्लाई होगा, वही F जो होता है उसी को हम बोलते हैं कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स होगा ये डिपेंड करेगा इन चार्ज के ऊपर। क्यों? अगर भाई यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, मान लीजिए प्लस और प्लस हो गया, या माइनस और माइनस भी हो सकता है। तो अगर सेम चार्जेस हैं इसका मतलब है ये हमारे पास अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वे हो गया कि हमारा अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि लाइक और अनलाइक का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो एक चीज क्लियर हो गई है कि जो यहाँ का फोर्स होगा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ का फोर्स आपका निगेटिव भी हो सकता है, दोनों नेचर पॉसिबल है, ठीक है ना। और ये देखिए एक इन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैंने आर ले लिया है, इन्होंने यहाँ डी ले लिया है, मैं इसको आर ही कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जो कूलम्स लॉ होता है, कूलम्स में बताया गया कि जो एफ होगा ना वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Q1 और Q2, मतलब कहने का है जो हमारे पास चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली हो जाएगा और इनवर्सली हो जाएगा 1/r²। ध्यान देना है ये हमारे पास इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको हम बोलते हैं। और जब बेटा इनको हम मर्ज करेंगे तो हमारे पास एक जनरल सा फॉर्मूला आ जाता है। कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको इतना समझना है कि जब कभी भी बात आएगी कूलम्स लॉ की तो आपको दो चीज़ें समझनी है। पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस होगा। पहली चीज फोर्स जो रहेगा 1/r² हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मर्ज किया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ एक चीज और भी आपको समझनी है कि यह जो कूलम फोर्स होगा
ये आपका एक सेंट्रल फोर्स होगा, मतलब हमेशा और हमेशा सेंटर के बीच में जहाँ दोनों चार्ज लगे हैं देखो उनके सेंटर में लगेगा, पहली चीज। दूसरी बात है कि इसका नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और इसका नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है चार्ज पर। अगर Q1 Q2 अलग अलग हो गए तो जैसा भी रहेगा उसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। सेकेंड चीज है जो आपको ध्यान देना है, ये जो आपका F होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, ये भाई स्ट्रांग होता है। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ज़्यादा और इसमें कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, देखो Fe ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये हमारा ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान देना है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है ये अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये दोनों तरह का नेचर है, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा और स्ट्रांग फोर्स भी होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा आपको है कि जो समझ में नहीं आ रहा है। एक सिंपल सा वे है, मैं हल्का सा इसकी को एक बार अगेन आपको बता दे रहा हूँ। जब हमारे पास कभी कूलम फोर्स आएगा, कूलम फोर्स में आपको ध्यान देना है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस आ जाएंगे और उनकी डिस्टेंस r हो जाएगी। सेंट्रल फोर्स रहेगा जो हमारे पास अट्रैक्टिव होगा और रिपल्सिव दोनों नेचर का होगा, क्योंकि यह चार्ज डिपेंड करता है Q1 और Q2 पर। मतलब Q1 का नेचर अगर दोनों का नेचर अगर प्लस और प्लस आ रहा है, लाइक चार्जेस हैं, तो F का नेचर क्या रहेगा, रिपेल करेगा। अदरवाइज ये अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वहाँ आपको ये प्लस और माइनस मिले, ठीक है ना। देखिए हमारा कहने मतलब मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ अगर दिक्कत आपको लग रही हो, आपको समझ में ना आ पा रहा हो तो बता सकते हो। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले एक बार हम जो हमारे पास यहाँ पर है, हम इससे भी ज़्यादा एक चीज़ आपको समझा दे रहे हैं, आप समझिए। सबसे पहला काम तो ये है कि जब कभी भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि जब कभी भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा W/Q। मान लीजिए ये हमारे पास V की वैल्यू जो होती है W/Q, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन्होंने कहा इनफाइनाइट पर हमारे पास यूनिट चार्ज रखा है और पॉजिटिव नेचर इसका है। तो यूनिट पॉजिटिव एक चार्ज है जो इनफाइनाइट पर रखा है, उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। अगर इस चार्ज को इनफाइनाइट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो भाई बनी सी बात है, इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। और आपको पता है Q की वैल्यू को अगर हम यहाँ 1 कंसीडर कर लें भाई, तो V हमारा W हो जाएगा। तो सिंपल सी बात हो गई है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से कहाँ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो जो वर्क होगा वही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसकी यूनिट कॉमन सी बात है, वर्क जूल में होगा, ये कूलम में होगा, और जिसको हम लोग नॉर्मली कंबाइन से हम SI फॉर्म में इसको हम वोल्ट बोल देते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल सा आपका क्वेश्चन भी इसके पेपर में मिल जाएंगे, और एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ से आपको मिल जा रहा है V = W/Q। आपने अभी भी एक फॉर्मूला पढ़ा है Q = IT, एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी आपने कूलम्स में Q1 Q2/r² या d², जो भी आप समझना चाहें, ठीक है ना। आपको लग रहा हो तो आप वीडियो को धीमा कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे जो बच्चे हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनको ये पूरा का पूरा जो नोट्स हमारा रहता है, ये ऑलरेडी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मास्टरमाइंड iTutor में, वहाँ पर ये पूरा जो भी PDF मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी वहाँ पर ये सब पूरा आपको उस ऐप में चैप्टर वाइज दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट नहीं होगा, वो डिफरेंस होता है। तो देखिए साफ बात है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आ पाए। एक हमारे पास अभी हम क्या कर रहे थे, इनफाइनाइट से हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम ला रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ क्या हो जाएगा, हम वही काम करेंगे, लेकिन अब इनफाइनाइट से नहीं लाकर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर चार्ज को हम ले जा रहे हैं, वहाँ पर जो हमारा वर्क होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो जो इनका डिफरेंस होता है वही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और ये वर्क डन बाई Q के बराबर होगा। सेम है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। आइए एक न्यूमेरिकल देखिए इसका छोटा सा,
हाउ मच वर्क इज डन इन द मूविंग अ चार्ज टू कूलम। मैंने आपको आराम से बताया, कूलम में है भाई, ये क्यू हो गया, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमारा वी हो जा रहा है। अब हम लोगों को वर्क निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से दिस इम्प्लाइज लगाकर 12 लिख लीजिए। डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 को आपने ट्रांसफर कर लिया तो 24 हमको मिल जा रहा है। मतलब कहने का है
चलिए अभी आवाज़ भी सही आ रही होगी, थोड़ा सा दिक्कत है, चार्ज नहीं था माइक ना, अब सही हो गया है। देखिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हमारे पास कैसा आएगा, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे मैंने इसको जब पहले कभी कराया है, इसके पहले तुमको ध्यान नहीं आ रहा है, एक वीडियो मैंने कराया हुआ है जहाँ पर आपको ये बताया था कि भाई आर जो होता है उसका एक फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए, ठीक है ना। मेनली आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर की वैल्यू जो होती है एल बाई ए होती है। जब आपने इसका सिंबल हटाया प्रोपोर्शनलिटी का, तो यहाँ से रो एल बाई ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो अभी क्या है यहाँ आपको देखना है कि भाई आर की वैल्यू जो रहेगी डायरेक्टली रहेगी, एल के इक्वल है। आर जो रहेगा ए के इन्वर्सली है। ए जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बोला गया है नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, क्योंकि ये रो होता है उसके प्रोपोर्शनल में है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल। आप सभी लोगों को मालूम होगा अगर हमारे पास आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आर ए अपॉन एल रहेगा। अब इसमें अगर हम निकालें यूनिट, तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा मीटर, ये कट रहा है, यहाँ से हमारी रजिस्टिविटी की यूनिट भी आ जाएगी ओम मीटर, ये आपको समझना है। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास होगा किसी भी यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर पर, तो डिपेंड करता है लेंथ पर, डिपेंड करेगा एरिया पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल। ये पेपर में अक्सर एमसीक्यू और फैक्टर अफेक्टिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। ये मैं ऑलरेडी अभी करवा चुका हूँ, तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं है कि आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही हो। हाँ, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना है। वैसे आने का इतना नहीं रहता है, जैसे रेंज ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल एंड एल वाई, ये थोड़ा लिखा गलत है, 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 हो जाएगा। यहाँ 10 12 नहीं है, 10 की पावर 12 है ना, ये 10 की पावर 12 रहेगा, यहाँ 10 की पावर 17 रहेगा। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। रजिस्टिविटी ऑफ एल वाई जनरली हाइयर देन होती है जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा, ध्यान देना होगा। और आपको ये मालूम होगा सेमी कंडक्टर आर द मटेरियल विद रजिस्टिविटी डेट फॉल बिटवीन दोज एंड द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। सभी को मालूम है कंडक्टर और इंसुलेटर का जो इंटरमीडिएट है वो हमारा सेमी कंडक्टर होता है। तो सेमी कंडक्टर का कुछ और नहीं है, मतलब एक तरह से हमारा कुछ ऐसे फीचर होंगे जो कंडक्टर से मैच करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ ऐसे हों जो आपके इंसुलेटर से भी मैच कर रहे हों। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान है ना। और कहते हैं मटेरियल विच लूज देयर द रजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर ऐसे होंगे जब हम टेम्परेचर, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जहाँ पर अगर हम देखें तो वो कम टेम्परेचर पर ही अपना जो भी रजिस्टिविटी होगा उसका कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं, तो वो हमारे सुपर कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर आपको पता ही होगा जहाँ करंट हम इजी वे में फ्लो कर जाएं, और जहाँ सुपर कंडक्टर की बात आ रही है तो वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बिल्कुल बीच में। चलिए आगे देखिए। अब हमारे पास आता है रेजिस्टेंस है, कहा गया है सीरीज में कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए आपको मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ और इसका फिगर जो रहेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका डेरिवेशन भी मैं करा दे रहा हूँ। देखिए समझना है, ये हमारे पास R1 R2 R3 ये हमारा जो लगा है एक सीरीज में रेजिस्टेंस हमारे पास है ना। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और आपको मालूम होना चाहिए की लगी है यहाँ से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको ये भी मालूम होगा जब कभी भी अगर हमारे पास सीरीज में है तो भाई सीरीज में करंट की वैल्यू तो सभी में सेम रहेगी, लेकिन बात हो गई है R1 में तो पोटेंशियल V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V3। अगर मान लीजिए टोटल पोटेंशियल हमारा सर्किट का V है, टोटल पोटेंशियल सर्किट का V है, लेकिन सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी हर एक के लिए डिफर होगी, जबकि सीरीज में आपको करंट की वैल्यू इक्वल मिल जाएगी लेकिन पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। आप सभी ने पढ़ा है P इज इक्वल टू IR। अगर हम एक सर्किट के लिए ले लें तो V1 की वैल्यू हमको IR1 मिल जाएगी, V2 की वैल्यू हमको IR2 मिल जाएगी,
और V3 की वैल्यू हमको IR3 मिल जाएगी। इन तीनों को अगर हम टोटल में कंबाइन कर लें कि भाई टोटल हमारे पास कितना आएगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल जाएगा। अब हम यहाँ से देखें V की वैल्यू क्या मिल जाएगी, IR, यहाँ से आ जाएगा IR1, यहाँ से आ जाएगा IR2, यहाँ से आ जाएगा IR3। अब हम क्या करें, IR को लिखा रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने तीनों में से I कर लिया कॉमन, ये क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, यहाँ पर हो जाएगा R3, कैंसिल हो गया। और एक आपको फार्मूला मिल जाएगा कि भाई R अगर हमारे पास है सीरीज में तो उसकी वैल्यू जो हमको मिलेगी R1, R2 और R3 मिल जाएगी, ये आपको ध्यान देना, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। मैं कल ही न्यूमेरिकल्स भी इसके अभी आजकल में करवाऊंगा। मेन समझना है कि भाई अगर हमारा सीरीज का कॉन्सेप्ट है तो सीरीज में आपको ध्यान देना है करंट इक्वल रहेगी, करंट हमारी इक्वल रहेगी, लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस हमारे होंगे वो हमारे अलग अलग होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, ठीक। आगे देखिए, कभी कभी पेपर में आता है आपको 2 या 3, 4 रेजिस्टेंस दे दिए गए। मान लो एक दे दिया गया 2 ओम का, एक दिया गया 3 ओम का, एक दिया गया 4 ओम का, और आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द ग्रेटर कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन। तो देखिए ग्रेटर रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन आपको सीरीज में ही मिलेगा, कुछ नहीं करना, इनको डायरेक्ट ऐड कर लो। क्या आएगा, 2 + 3 + 4, 3 7 2 9। तो जब कहेगा ग्रेटेस्ट मैक्सिमम तो हम हमेशा और हमेशा सीरीज लगाएंगे, अगर मिनिमम कहेगा तो आप पैरेलल लगाएंगे, जो अभी हम आपको इसका डेरिवेशन के साथ में इसका फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसका पहले फिगर देखते हैं। ये देखिए ये फिगर है। अब देखिए इसमें क्या है कोई खास नहीं, सेम है भाई। मान लो यहाँ का V हो गया पोटेंशियल, तो पैरेलल में हर एक जगह पर पोटेंशियल तो इक्वल रहेगा। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहाँ करंट हमने I1 कंसीडर कर लिया, हमने यहाँ I2 ले लिया, यहाँ हमने I3 कर लिया, टोटल करंट हमारी I थी, है ना। अब आप बताइए ओम्स लॉ में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, यहाँ करंट डिवाइड हो रही है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। I1 ले लो, कितना मिलेगा, V/R1, I2 मिलेगा, कितना आ जाएगा, V/R2। ऐसे लास्ट के लिए ले लो, I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R3। टोटल अगर हम निकालेंगे I की जगह पर क्या आएगा, I1 और I2 और क्या मिल जाएगा, I3। ये वैल्यू आ गई V/R, यहाँ से मिलेगा V/R1, V/R2 आ जाएगा, V/R3। अब हम क्या करेंगे, V/R में V को हम कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा 1/R1, 1/R2 और यहाँ से मिलेगा 1/R3, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला मिल गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान देना है बहुत बड़ी चीज़ कि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में हमेशा डिक्रीज होता है। मतलब अगर कभी ऐसा दे दिया गया है, आपको सिर्फ दिया गया है 2 या 3 या 4 ओम आपको दे दिया गया और कहा गया मैक्सिमम कॉम्बिनेशन निकालो, तो सीरीज में ऐड कर कर आपको रिजल्ट दे देना है। और मिनिमम कहेगा तो आपको, ठीक है ना। हाँ, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, मान लीजिए अगर सर्किट में केवल 2 ही हमारे पास हों रेजिस्टेंस, R1 और R2 आएगा, ठीक। अब जरा इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका R1 R2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल। R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R1 R2 और यहाँ आएगा R1 प्लस R2। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। सपोज करिए कह दिया गया, बताओ भाई 2 ओम है और आपका 4 ओम है, हमको ज़रा पैरेलल में ज़रा सॉल्व कर बताइए। तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, और एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा 8/6, बस ये आंसर हो गया। ये बेनिफिट ऐसे लगाओगे आ जाएगा, उससे भी थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल्स में इसका आपको बेनिफिट है ना। तो इसका भी आप कहीं देख लीजिए, हमने वैसे अच्छा से करवाया है। कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ इतना कॉन्सेप्ट देखना है, I की वैल्यू अलग हो गई हैं, V हमारे पास इक्वल रहेगा। न्यूमेरिकल डायरेक्ट पेपर में आएंगे, मैं इसकी सीरीज जब कल परसों में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ आपको समझना है कि जब हमारे पास हीटिंग इफेक्ट आएगा तो हीटिंग इफेक्ट में आपको ये समझना है कि कुछ नहीं है, यहाँ पर भी देखो एक सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू W/Q रहेगा। और हीटिंग इफेक्ट है, मतलब एक एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं,
तो डब्ल्यू की वैल्यू जो हमको मिलेगी वी क्यू मिल जाएगी। और हम लोगों को पता है क्यू का फॉर्मूला अभी भी हमने पढ़ा आई टी, तो डब्ल्यू जो रहेगा वो हमारा वी आई टी रहेगा। अब हमने अगर वी की जगह पर आई आर पुट कर दिया ओम्स लॉ से, आई टी आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, ये हमारा एक सेकेंड फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसी आई के प्लेस पर हम वैल्यू अगेन पुट करेंगे वी बाई आर, वी स्क्वायर आर स्क्वायर मिल गया, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ पर टी आर कैंसिल हो जा रहा है, डब्ल्यू हमको मिल जाएगा वी स्क्वायर आर और ये टी, ये हमारा फाइनल यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यही सब फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान देना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो ये डब्ल्यू है, इसी को इन्होंने एच बोला है, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ से क्या आ रहा है, देखो एच क्या है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, देखो आपने निकाला ही है, ठीक। ये क्या है, एच जो है आर के प्रोपोर्शनल है, वो भी आपने निकाला है, ठीक। आपने देखा है जो भी वैल्यू है, देखो ये इनका एच प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और कंबाइंड फॉर्मूला हमारा आ गया आई स्क्वायर आर टी। ये नॉर्मली जो मैंने आपको बताया वही सब चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, है ना। जो हमारा हीटिंग इफेक्ट का जो डिवाइसें होती हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, वो सब कुछ यहाँ पर है। और थ्योरी में जो बिल्कुल एक हमको रिवीजन कराने वाली चीज़ें थी, वो हमको लगा कि हाँ इतने में आपका हो जाएगा, तो मैंने इतने में आपको रिवीजन करा दिया है, ठीक है ना। हाँ, एक आपको अपने नॉलेज में ध्यान दे देना है कि भाई बल्ब जो होता है हमारा, उसमें जो केमिकली इनएक्टिव गैसें होती हैं वो नाइट्रोजन और आर्गन होती हैं। मेन अगर पेपर में आर्गन आ रहा तो सिर्फ आर्गन लिखिए, जो हमारा इनल्ट गैस होती है, साथ में आपका नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। और आपको ध्यान होगा कि जो बल्ब हमारा है, बल्ब में जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो अंदर वायर लगा होता है टंगस्टन का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, ठीक है ना। और कहते हैं इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। इन्होंने रीजन भी दिया है कि फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ द टंगस्टन। क्यों टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन के बनने के यहाँ 3 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि इनका ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, और 3380 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आपका ये मेल्ट होगा, ठीक। और इसके अंदर जो गैस भरी होती है नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये लाइफ ऑफ अ फिलामेंट, मतलब उसको उसकी एज लाइफ को बढ़ा देती है ना। ये आपको थोड़ा सा यहाँ देखना होगा और ध्यान देना होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले बताया है, खाली इसको आप हल्का देख लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वैसे इसमें भी आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। क्यों, P इज इक्वल टू, आप लोगों ने W/T पढ़ा हुआ है पहले से, और आपको अभी मालूम है कि V इज इक्वल टू W/Q का मैंने फॉर्मूला बताया, इम्प्लाइज डैट W की वैल्यू हमारी VQ आ जाएगी। अब अगर आपने W के प्लेस पर VQ को रखा और यहाँ आपका T आ गया, तो भाई P जो होगा V लिखा रहने दो, Q की वैल्यू IT रहेगी। यहाँ कितना आ गया, T आ गया, कैंसिल हो जाएगा, P हमको मिल जाएगा। अगेन फॉर्मूले आपको बनाने हैं, भाई V की जगह फिर से रख दीजिए आप IR हो जाएगा, I आ गया, P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I स्क्वायर R हो जाएगी। फिर आपने P को लिखा रहने दिया, I की जगह रख दिया वैल्यू P स्क्वायर R स्क्वायर। देखिए पढ़ा है पहले से, दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ा ही नहीं है तो भाई फिर तो ये है ना कि मैं इसको रिवीजन पर्पस से ही बता रहा हूँ, ज़्यादा मैंने इसको डीपली समझाया भी नहीं आपको। इसकी एसआई यूनिट वाट हो जाएगी, ठीक है ना। पावर आपने पढ़ाई होगा, वाट यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए W की वैल्यू होती है जूल पर सेकेंड, वाट हमारा जूल पर सेकेंड के इक्वल होता है। और आपको मालूम होगा कि कॉमर्शियल यूनिट जो बहुत पेपर में आती है किसके इक्वल होती है, किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ये भी आपको मालूम ना, कोई खास नहीं है, बिल्कुल आराम से समझाया मैंने आपको। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाट है, एक आपने पढ़ा होगा हार्स पावर, तो 1 HP जो होता है वो 746 वाट के भी बराबर होता है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं रखिए। आपके देखिए हमारा कहने का मतलब है कि हम अपनी क्लासों में अच्छी से अच्छे कॉन्सेप्ट आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहला काम तो है कि हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई आपको ये नहीं, क्योंकि लगभग मेरे जितने रिकॉर्डेड वीडियो हैं या जो लाइव वीडियो हैं, जैसा भी होता है वो हम पूरा का पूरा, और सबके अकॉर्डिंग चल नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोगों को वीडियो अच्छा भी लगेगा,
बहुत लोगों को वीडियो ख़राब भी लगेगा, उनको लगेगा चलो भाई ठीक है, केवल हमको आना है जाना है। तो मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपके जो भी वीडियो होंगे उनके अपडेट्स जो रहेंगे वो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।